जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का, जो कि होगा आज का चैप्टर आरंभिक नगर के नाम से। तो हम देखेंगे कि आरंभिक नगर जो थे, सबसे स्टार्टिंग के जो नगर थे वो कैसे थे, उनके बारे में हमें कैसे पता चला और कैसे कैसे वो चीज़ें हमारे सामने निकल के आई और फिर कैसे यहाँ पर हड़प्पा जो पहला नगर बनता है वो किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पुराने भवन के संरक्षण से। तो देखिए, जसपाल और हरप्रीत दो बच्चे होते हैं। ये दोनों अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा कि इस वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि ये पुराने जो खंडहर जिसको बच्चे भूतगाह कह रहे थे, लेकिन वहीं पर जो दूसरी औरतें थी वो उसके बारे में बात कर रही थी कि उसके संरक्षण की बातें कर रही थी। तो अब हम जानेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं और क्या होता है जब पहला नगर हमें मिलता है और किस तरह से हमें हमारा पहला आरंभिक नगर के बारे में पता चलता है हमें। तो इस कहानी के माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये है हड़प्पा की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार, कहाँ पर, पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे हुए इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें वो उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और कई इमारतें पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, वहां पर नष्ट हो गई। उसके 80 साल बाद, यानी कि जब ये घटना हुई, इसके भी 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। क्या कहा गया उन्हें? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण अब से लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो समझ में आया किस तरह से हड़प्पा की खोज हुई थी। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, वहां से ईंटें उखाड़ के ले गए कि ईंटें काम में आ जाएंगी। लेकिन जब उसके 80 साल बाद वहाँ पुरातत्वविदों ने खुदाई करी तो पता चला कि यहाँ तो एक पुराना नगर मिल गया जिसका नाम हड़प्पा था। तो यहाँ पर हड़प्पा के बारे में हमने जाना। अब देखते हैं कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो इन नगरों की विशेषता अब हम देखेंगे क्या थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा भागों में, हिस्सों में विभाजित किया गया। प्राय पश्चिमी भाग जो था वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग जो था उसका हिस्सा तो बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई वाले इलाके थे उसे क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। और निचला जो हिस्सा था उसे निचला नगर कहा। इन दोनों हिस्सों की चारदीवारियाँ जो थी वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। उसकी जो इसकी ईंटें थी वो इतनी अच्छी पक्की होती थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें क्या हैं? खड़ी रही हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि हजारों साल पहले बनी थी और अब तक भी उसकी दीवारें हमें ऐसी ही मिली। तो दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। इस तरह से इनकी चिनाई की जाती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल, भाई जो पानी का रिसाव ना हो उसको रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए क्या हुआ करती थी? सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए क्या किया जाता था? तो पानी को कुएं से निकाला जाता था। पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद फिर इसे खाली कर दिया जाता था। शायद वहाँ विशिष्ट जो नागरिक हैं वो विशेष अवसरों पर शायद इन तालाबों में क्या करते हो? स्नान करते हों।
कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड के साक्ष्य ये डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं आपसे क्वेश्चन कि बताइए अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो कालीबंगा से और लोथल से, तो इनसे हमें मिले हैं अग्निकुंड के साक्ष्य, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल जैसे कुछ बड़े नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, ये चित्र हमें दिखाया गया है यहाँ पर। देखिए, ये जो यहाँ चित्र दिखाया गया है ये आरंभिक उपमहाद्वीप के आरंभिक नगरों को दर्शाता है, जिसमें यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए ये रहा हमारा मोहनजोदड़ो। यहाँ पर देखोगे तो चौहूदड़ो दिखेगा, यहाँ पर सुतकांको दिखागा, और यहाँ पर दिखेगा धोलावीरा, ये सुतकोदड़ा हो गया। यहाँ पर लोथल, ये गंवेरी वाला हुआ। यहाँ पर सिंधु नदी आप जानते हैं, ये ये पांचों नदियाँ इसमें आकर मिल जाती हैं। झेलम, चेनाब, रावी, हड़प्पा और ब्यास, सतलुज, ये सब आके इसमें मिल जाती हैं। तो ये यहाँ पर हड़प्पा नगर भी आपको दिखाया गया है। ये यहाँ पर राखी गढ़ी हुआ, और ये हमारा कालीबंगा। तो ये सारे प्लेसेस हमने यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो स्नानागार जिसकी हमने बात करी अभी, ये स्नानागार आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर उतरने के लिए यहाँ पर दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी है, यहाँ पर भी, इधर की साइड से और यहाँ पर भी। और इसके चारों तरफ जो है ये क्या बने हुए हैं, ये घर बने हुए हैं, है कि नहीं। और यहाँ पर पानी भर दिया जाता था, और इसकी परत को क्या करते थे, इस पर प्लास्टर होता था और चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी ताकि पानी का रिसाव इसमें से ना हो सके। तो ये महान स्नानागार हुआ करता था उस टाइम का। अब देखते हैं भवन, नाली और सड़कें कैसी हुआ करती थी। तो इन नगरों के घर आमतौर पर या तो एक मंजिला होते थे। कैसे होते थे भाई, या तो एक मंजिला होते थे या फिर दो मंजिला होते थे। और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, मतलब जो नगरों में जो नाले थे, नाले वो ढके हुए होते थे, और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी वो आसानी से आगे की तरफ बह सके। अक्सर घरों की नालियों की जो सड़कें थी, उस सड़कों को नालियों से जोड़ दिया जाता था। मतलब जो घर की नालियाँ थी उन्हें सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, और जो बाद में बड़े नालों में जाके मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल भी बनाए गए थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिखाया गया है आपको चित्र, ये हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई दिखाई गई है। देखिए किस तरह से यहाँ पर इनकी जो चिनाई की जा रही है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखते हैं नगरीय जीवन, यानी कि उस टाइम का हड़प्पा का जो जीवन था वो कैसा था। तो नगरीय जीवन था भाई, इसके नाम से पता चल रहा है। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी ही हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते हों। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे। कौन होते थे? लिपिक जो होते थे ये मोहरों पर लिखते थे। तो पूछा जाता है, तो लिपिक मोहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो कि अब बच नहीं पाई हैं। तो भाई लिपिक का काम लिखने का होता है, जरूरी नहीं है कि वो मोहरों पे लिखते थे, वो और चीज़ों पर भी लिखते होंगे, लेकिन उनका हमें कोई क्लू नहीं मिले हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी रहते थे, यानी कि जो शिल्पकार थे वो स्त्री भी थी और पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे दूसरे देशों की किस्से और कहानियाँ। मिट्टी से बने हुए खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे शायद उस टाइम पर खेलते होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है ये वाला चित्र देखते हैं पहले। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ये नाले, ये देखिए नालियाँ बनाई गई हैं, और ये फिर इधर से ऊपर से देखोगे तो आप ढकी हुई हैं ये नालियाँ, है ना। और फिर अगर आप यहाँ इसको थोड़ा सा और ऊपर देखेंगे तो यहाँ देखिए ये मेन होल है। जैसे कि आज के टाइम में भी आपको दिखाई देते हैं, सड़कों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल बना दिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर मेन होल है। तो सबसे ऊपर जो दिखाया गया है मोहनजोदड़ो की एक सड़क दिखाई गई है, जिसमें वहाँ पर बड़ा नाला हमने देखा, और ऊपर की तरफ एक कुआं, और नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर बाईं साइड तो हमें ये दिखाई, ये कुएं का साक्ष्य है, यहाँ पर कुआं दिखाया गया है। और ये कुआं है, ठीक है। नहीं, कुआं ये नहीं है, ये तो हमारा मेन होल था, कुआं इसके पीछे होगा, ठीक है।
और इस तरह के भी शायद कुएं हो सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में हम इस तरह के मेन होल देखते हैं। अब देखो यहाँ पर, तो ये जो दिखाया गया है यहाँ पर बाईं साइड, ये हड़प्पा की एक मोहर है और इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में लिखा हुआ भी है। देखेंगे यहाँ पर ये कुछ, और ये चिन्ह भी है। उपमहाद्वीप में पाए गए जो लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है और विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। और नीचे की ओर जो दिखाई गई है, नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने भी दिखाए गए हैं। अब देखेंगे नए नगर और नए शिल्प। तो नगर और नए शिल्प देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली हैं वो अधिकतर या तो पत्थर की हैं। किसकी बनी हुई है वही चीज़ें? भाई पत्थर की हैं। शंख हैं, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन आदि बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने भी और बर्तन भी बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें क्या हैं? मन के बाट और फलक हैं। अब देखेंगे ऊपर, देखो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाया गया है, इसमें ऊपर ये पत्थर के बाट बने हैं। ये क्या है? पत्थर के बाट हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है, और इन्हें चर्ट पत्थर की सहायता से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। और मध्य बाएं में अगर हम यहाँ देखेंगे तो इनमें ये है मनके। इनमें से कई कार्नेलियन, ये क्या है? ये मनके दिखाए गए हैं आपको। कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए और पत्थरों को काट कर और तराश कर क्या बनाए गए थे? ये मनके बनाए गए थे। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो बनाए गए थे, कैसे? इनको पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए थे। इनके भी छेद किए गए। फिर देखो यहाँ पर ये छेद करने के बाद ही तो ये डाले गए थे। इनके भी छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। फिर मध्य में दाएं में अगर हम देखेंगे तो पत्थर के धारदार ये फलक दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये धारदार फलक दिखाई दिए हैं। और नीचे अगर हम देखें, यहाँ पर नीचे राइट साइड में जो दिखाई गई है यहाँ पर, तो ये कढ़ाईदार, देखिए कढ़ाईदार क्या, एक व्यक्ति की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। तो एक व्यक्ति जो कि पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति है, मोहनजोदड़ो से मिली है, और इससे कढ़ाईदार वस्त्र देखो इसमें पहने। और देखो यहाँ पर इसकी जो शेविंग है, ये जो बियर्ड इसकी देखो यहाँ पर किस तरह से दिखाई गई है। तो बड़ी ही सुंदर आकृति बना रखी है कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें भी हुआ करती थी अब से हज़ारों साल पहले। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे और ये आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र भी यहाँ पर मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल रंग की मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अब देखिए, संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो अब से कितने साल पहले? लगभग 7,000 साल पहले किसकी खेती की थी? यहाँ पर मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं, यानी कि कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। और पकी मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं कि वहाँ पर क्या होता था, मिट्टी तथा फेन से तकलियाँ जो सूत है इनकी कताई भी का संकेत देती है, यानी कि ये भी वहाँ पर मिले हैं। इनमें से जो अधिकांश वस्तुओं का निर्माण है वो विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, वो विशेषज्ञ कहलाते हैं। जैसे कि पत्थर को तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। अब देखो यहाँ पर मूर्ति का चेहरा जो हमने अभी देखा था वो कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया था। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई थी जो अभी हमने बात की। और यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम होगा, तभी तो वो इतने अच्छे से डिज़ाइन की गई थी। भाई उसने जो कपड़े पहने उनका डिज़ाइन भी बनाया गया। तो ये सब चीज़ें, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिला ही। शायद हो सकता है कि महिला और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब जानते हैं फेयंस क्या है। तो पत्थर और शंख ये प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस जो है ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है इसको। ये बालू स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे बनाई गई वस्तुएं जो बनाई जाती हैं वो थी।
उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या फिर हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फेयंस से क्या क्या बनता था भाई? मन के बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, बाले और छोटे बर्तन भी फेयंस से बनाए जाते थे। अब देखते हैं कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल की खोज में क्या कहाँ कहाँ जाना पड़ता था? तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं हमें, या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क, ये तो हमें प्राकृतिक रूप से कच्चे माल के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। भाई पेड़ों से लकड़ियाँ मिल जाती हैं, है ना। और फिर इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास को हम कच्चा माल कहते हैं, जिसकी हम बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। और हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। यानी कि ये यहाँ पर नहीं मिलती थी तो इन्हें दूर दूर से इम्पोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था इनका। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते होंगे। भाई अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर तांबे का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते होंगे? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देशों जो देश है ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो धातु टिन का कहाँ से करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात जो किया जाता था वो कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर जो थे ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से इनका आयात किया जाता था। अब यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम दिखाया गया है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को अगर देखें तो ये एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर है। तो यहाँ पर एक खिलौना और मोहर दिखाया गया है आपको। ठीक है, आज ये अब बात करते हैं आगे। तो अब यहाँ पर ये आपने देख लिया, मोहर भी देख लिए वाले। अब देखते हैं नगरों में रहने वालों के लिए भोजन की क्या व्यवस्था थी। तो जो लोग नगरों में रहते थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी, तो यहाँ हम देखेंगे। तो लोग नगरों के अलावा गाँवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है तो हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते थे? भाई गेहूँ भी, दाल भी, मटर भी, धान भी, जौ भी, तिल और सरसों आदि ये सब हड़प्पा के लोग उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, जो कि एक नई बात थी। हड़प्पा काल के जो हल हैं वो तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वो प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। ये देखिए यहाँ पर हल के आकार का एक खिलौना आप देख सकते हैं। तो खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, यानी कि पानी को इकट्ठा किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर फिर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो इस तरह से सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में जो मवेशी हुआ करते थे, मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे, और हिरन जैसे जानवरों का भी वो शिकार किया करते थे। अब देखेंगे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण हम करते हैं कि गुजरात में जो ये हड़प्पा नगर है इसका किस तरह से हमने वहाँ पर किस तरह से हमें ये चीज़ें मिली हैं और क्या क्या वहाँ पर हुआ। तो कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा है। तो धोलावीरा आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि धोलावीरा कहाँ पर पड़ता है, तो ये गुजरात में। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में बटे हुए थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। तो याद रखेंगे धोलावीरा कहाँ था भाई? गुजरात में था। सब नगर मोस्टली 2 भागों में बटे थे, लेकिन जो धोलावीरा था ये 3 भागों में बांटा गया था इसको। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, और इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। और यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर पे भी खुदा हुआ पाया गया है।
इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ये जो अभिलेख थे उनको किस में जड़ा जाता था? लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख हैं वो मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या मिला है? इसको एक अनोखा अवशेष मिला है जो कि लकड़ी में जड़ा हुआ अभिलेख मिला है। तो अब यहाँ पर देखें, गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है उसमें मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल एक ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ पर कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी जिसे गीली मट्टी पर जब उसे गीली मट्टी से दबाने से बनी उनकी छाप भी मिली है। तो लोथल का ये बंदरगाह आप देख सकते हैं, यह बड़ा तालाब ये लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी और संभवतः यहाँ पर माल भी उतारा और चढ़ाया जाता होगा। ये आप देख सकते हैं, लोथल बंदरगाह का एक चित्र दिखाया गया है। लोथल ये भी गुजरात का ही प्लेस है, ठीक है। उस टाइम का सबसे बड़ा बंदरगाह यही माना जाता है, लोथल। यहाँ पर हमें क्या मिला है? देखो भाई, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था और पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर कुछ हमें मिले हैं। अब देखते हैं मुद्रा यानी कि मोहर, मुद्रांकन या मोहरबंदी क्या है और किस तरह से मुद्रा। अब देखिए, जब जो इन पर मोहर लगाई जाती थी पुराने ज़माने में, अब तो आप देखते हैं कि जो मोहर आती हैं वो किस तरह से लगाई जाती हैं, आर्टिफिशियल मोहर। लेकिन उस टाइम पर कोई ऐसी चीज़ें, इंक वगैरह या कुछ मोहर लगाने के लिए इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होती हैं आज के टाइम में, वैसे तो हुआ नहीं करती थी। तो हम देखते हैं कि उस टाइम पर मोहर कैसे लगाई जाती थी। तो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी और मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं, ठीक है। और अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, और अगर छेड़छाड़ हुई होगी तो वो मोहर जो है वो टूट जाती थी, है कि नहीं। अब देखेंगे सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी कि ये जो सभ्यता थी, इतनी बढ़िया नगरीय सभ्यता थी, इसका अंत किस प्रकार हुआ, ये कैसे इसका अंत हुआ, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर इस सभ्यता के अंत लगभग आज से ये बात है 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहर बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी कम हो गया और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली भी नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था और इसका एक कारण भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी भाई। तो इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए हों और कुछ इलाकों में शायद बाढ़ आ गई हो। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि जब बाढ़ जो आती है, बाढ़ और नदियों के सूखने का जो असर है वो कुछ ही इलाकों में तो हुआ होगा या पूरी ही सब में होगी, सारी सभ्यता में। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो और जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की जो बस्तियां हैं वो उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए और इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ और इनके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 और 8 में, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पर ये आपसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के जो दौरान कपड़ों का प्रयोग हुआ था। भाई हमें देखा कि फूलदान से हमें कुछ कपड़ों के साक्ष्य मिले थे वहाँ पर लगे हुए, उससे तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर कपड़ों का प्रयोग भी होता था भाई। और कपड़े थे तो कपड़े कॉटन से बनते हैं, यानी कपास का भी प्रयोग किया गया होगा, कपास उगाई जाती थी, तो इन सब से ही हमें पता चलता है। तांबा की अगर बात करें तो तांबा हमने पढ़ा भाई कहाँ से, राजस्थान से मंगवाया जाता था। तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था, राजस्थान से। सोना कर्नाटक से मंगवाया जाता था, टिन अफगानिस्तान से, और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगवाते थे, गुजरात से मंगवाते थे। हड़प्पा के लोगों के लिए धातु, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे, इसे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है।
ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं। ये यहाँ पर दिखाई गई हैं आपको। देखिए मेहरगढ़ में जो कपास की खेती है वो आज से करीब 7,000 साल पहले होती थी। नगरों का जो आरंभ है वो आज से लगभग 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों का जो अंत की शुरुआत है वो 3900 साल पहले हुई अब से। और अन्य नगरों का विकास अब से लगभग 2500 साल पहले ये शुरू हुआ। तो आज की क्लास में यही फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली क्लास में। तो अपना ध्यान रखिएगा और क्लास कैसी लगी आपको उसका भी रिव्यू दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।